हेलो गाइस। तो पिछली क्लासेस में जैसे हम शॉक पैथोफिजियोलॉजी, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को हम समझ चुके हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को हम समझ चुके हैं। इस क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक की जो सब क्लास है एनाफाइलेटिक शॉक, उसको आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक में 3 क्लासेस जो है सब क्लासेस आती हैं, एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। इस क्लास में हम एनाफाइलेटिक शॉक को स्टडी करेंगे। फर्दर जो सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक को अलग अलग क्लासेस में हम जो है स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक अकर्स व्हेन पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस लॉस बिकॉज ऑफ मैसिव वेजोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन। जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, एनाफाइलेक्सिस के कारण उसमें वेजोडाइलेशन हो जाती है, सीवियर वेजोडाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है मैसिव वेजोडाइलेशन के कारण। और अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो जो है वेनस रिटर्न कम हो जाता है। वेनस रिटर्न की वजह से ही जो पेशेंट धीरे धीरे शॉक की तरफ शिफ्ट होने लगता है। डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक की 3 क्लास हैं, एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। इस क्लास में हम एनाफाइलेटिक शॉक को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो एनाफाइलेटिक शॉक है क्या? एनाफाइलेटिक शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अकर्स ड्यू टू एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन फॉर्म होती है एलर्जन की वजह से। बॉडी में कोई एंटीजन या एलर्जन आया है, उसकी वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसे एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। प्रोड्यूसिंग ओवरवेलमिंग सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन एंड रिलेटिव हाइपोवोलीमिया होता है इसमें। यानी रिलेटिव हाइपोवोलीमिया, जैसे कि हम समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है और ये सेल है। अगर ये ब्लड वेसल्स में यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है और यहाँ पे जो है इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और अगर ये सीवियरली यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो गई तो ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से जो टिश्यूज़ का जो परफ्यूज़न है वो भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे जो है पेशेंट शॉक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो एनाफाइलैक्सिस अकर्स आफ्टर री एक्सपोजर टू दैट एंटीजन। एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन तभी अराइज होती है जब बॉडी में जो एंटीजन है वो सेकंड टाइम एक्सपोज करता है। यानी फर्स्ट टाइम अगर कोई एलर्जन बॉडी के अंदर आया तो उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ जो है बॉडी बना लेगी। जैसे फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एंटीजन आया, कोई एलर्जन आया, तो आईजीई एंटीबॉडीज़ बना लेगी और वो मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जाएगी। और फिर अगर सेकंड टाइम वही एलर्जन आया बॉडी के अंदर तो आईजीई एंटीबॉडीज़ मास्ट सेल के साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगी और मास्ट सेल रिलीज करेंगे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। वो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है और ल्यूकोट्राइन्स जैसे जो है इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज़ होंगे और इनकी वजह से सीवियर वेजोडाइलेशन होगी। सीवियर वेजोडाइलेशन होगी यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो होते ही जो है धीरे धीरे जो है वेनस रिटर्न कम हो जाएगा और फिर जो है पेशेंट शॉक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है एनाफाइलैक्सिस जो है शॉक की तरफ पेशेंट मूव कर जाता है। तो हम समझते हैं कि एनाफाइलेटिक शॉक में जो है कैसे कैसे जो एक्सपोजर होगा, किस तरह से क्या होगा। तो एक्सपोजर होगा सबसे पहले एर्जन का, एंटीजन का या फिर एलर्जन का बॉडी के अंदर। उसके बाद आईजीई एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट आईजीई एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाएंगी। और सेकंड टाइम जब एक्सपोजर होगा एंटीजन का तो एंटीजन इंटरेक्ट करेगा या सेंसिटाइज हो जाएगा मास्ट सेल के साथ, टू बिच एंटीबॉडीज़ और बाउंड हो जाएंगे उनके साथ। एंटीजन बाइंड टू आईजीई एंटीबॉडीज़। एंटीजन जो है बाइंड कर जाएगा आईजीई एंटीबॉडीज़ के साथ और एक्टिवेशन होगा, डीग्रेनुलेशन होगा, यानी एक्टिवेट हो जाएंगे मास्ट सेल, उनका डीग्रेनुलेशन होने लगेगा और मास्ट सेल एक्टिव हो जाएंगे और हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स जैसे जो है इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को रिलीज़ कर देंगे। और फिर होगी प्रोवोक एलर्जिक रिएक्शन, जिसके बाद रिलीज होंगे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स लाइक हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स।
ल्यूकोट्राइन्स जैसे जो है इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज होंगे, और उसके बाद इंक्रीज हो जाएगी वेजोडाइलेशन, और वेजोडाइलेशन बढ़ जाएगी, और वेजोडाइलेशन बढ़ेगी तो हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर लो होता है तो बॉडी जो है कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए टैकीकार्डिया करती है, यानी हार्ट रेट बढ़ा देती है। बॉडी में हाइप्स और ईचिंग देखने मिलेंगी, यानी रैशेस और बॉडी में ईचिंग देखने मिलेगी। फेशियल एडिमा पेशेंट को देखने मिलेगा, जगह जगह रैशेस और रेडिश रैशेस देखने मिलेंगे। तो उस तरह के जो है बॉडी में रिएक्शंस देखने मिलेंगे। इंक्रीज वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी कॉज एंजियो एडिमा। वेस्क्यूलर जो परमिएबिलिटी है, ब्लड वेसल्स की कैपिलरी की परमिएबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से फ्लूइड लीक करने लगेगा, और यहाँ पे जो है जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी सेल्स के और ब्लड वेसल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है फ्लूइड जमा होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो पेशेंट को जो है स्किन साइड में जो है एडिमा देखने मिलेगा। ब्रोंको और उसके बाद में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ एयरवे, यानी एयरवे की जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और पेशेंट को जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी, यानी सांस लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट जो है जैसे कि एपिनेफ्रिन दे के हम कर सकते हैं, एपिनेफ्रिन से नेबुलाइज करा सकते हैं, या फिर एपिनेफ्रिन को आईवी या आईएम या एससी जो है यूज़ किया जा सकता है। और इसमें कुछ एंटी एलर्जिक या स्टेरॉइड्स जैसे जो ड्रग्स दे के जिसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी समझें तो सेम वैसे ही है। एक्सपोजर होगा एंटीजन का बॉडी में, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और रिलीज होंगे वेजो एक्टिव मेडिएटर्स, और मैसिव वेजोडाइलेशन हो जाएगी, यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अगर जो ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमन है वो वाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, यानी सीवियर वेजोडाइलेशन हो जाएगी। वेनस एंड आर्टरियल वेनस और आर्टरी दोनों की जो है वेजोडाइलेशन हो जाएगी, यानी जो आर्टरीज़ हैं और ब्लड वेसल्स हैं या कैपिलरीज़ हैं वो डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और ब्लड फ्लो कम होता है तो फिर वीनस रिटर्न भी कम हो जाता है। इंक्रीज हो जाएगी कैपिलरी परमिएबिलिटी, यानी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स से जो जैसे कि हम समझते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बीच से जो फ्लूइड है वो लीक होने लगेगा, उनकी जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक होने लगेगा। इंटरस्टिशियल एडिमा देखने मिलेगा, यानी जो जैसे कि ये ब्लड वेसल है और ये सेल है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इंटरस्टिशियल एडिमा यानी फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इंटरस्टिशियल एडिमा जो है पेशेंट को देखने मिलेगा। रिलेटिव हाइपोवोलीमिया देखने मिलेगा, और डिक्रीज वेनस रिटर्न एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, यानी जो फ्लो है ब्लड का वो कम हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। जैसे कि हम समझ चुके हैं पिछली क्लासेस में, स्ट्रोक वॉल्यूम पर ही कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ही कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम वह वॉल्यूम है जो जो हार्ट है वो बॉडी की तरफ जो है ब्लड को पंप करता है एक बीट में, और कार्डियक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में जो है हार्ट बॉडी की तरफ ब्लड पंप करता है। तो अगर कार्डियक आउटपुट ही कम हो गया तो जो है जो स्ट्रोक वॉल्यूम ही कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, और फिर बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में अगर बॉडी जाती है तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप फेलियर में चले जाएंगे, उसकी वजह से फिर फर्दर प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, और बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, एसिड बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर, और फिर धीरे धीरे जो है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी जो है शॉक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी जो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन MODS शुरू हो जाएंगे। मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम बॉडी में जो है होने लगेंगे, और पेशेंट फिर जो है अल्टीमेटली अगर इस प्रॉब्लम से हमने इमीडिएट जो है एक्शन नहीं लिया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस तरह से जो है इसमें प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं। कॉजेस ऑफ
एनाफाइलेटिक शॉक, इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो सीवियर एलर्जिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ड्यू टू सब्सटेंसेस सच एज ए ड्रग्स, एंटीबायोटिक की वजह से हो सकते हैं, या कुछ एनेस्थेटिक्स एजेंट होते हैं, ड्रग्स होती हैं, उनकी वजह से भी ये रिएक्शन हो सकती है। कंट्रास्ट डाई की वजह से, जो कंट्रास्ट डाई है जो इस हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में या फिर उनको कुछ देखने के लिए, तो उस कंडीशन में भी इसकी वजह से भी हो सकती है। ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से भी हो सकती है। इंसेक्ट ने, अगर किसी इंसेक्ट ने या किसी कीड़े ने जो है किसी को काट लिया है, तो उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस हो सकती है, और जो ये रिएक्शन हो सकती है। एनिमल वेनम की वजह से भी हो सकती है, किसी किसी को लैटेक्स यानी रबड़ से भी जो हो सकती है, एक्सरसाइज, और इवन आइडियोपैथिक हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम पता भी नहीं है कि मतलब पता ही नहीं है कि किस वजह से हुआ है, तो वैसे भी हो सकती है। फूड प्रोडक्ट्स सच एज ए सी फूड्स, नट्स, पीनट्स की वजह से, पीनट बटर्स की वजह से, सम अदर कॉजेज ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक, कुछ अदर कॉजेज भी हैं एनाफाइलेटिक शॉक के। तो हो सकता है कि बॉडी में कोई पहले से ही जो है एंटीजन जो है बॉडी में एंटर कर गया हो और फिर सेकंड टाइम एंटर करेगा, तो उस कंडीशन में जो है एनाफाइलेक्सिस होगा और धीरे धीरे जो है प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ जाएगी। तो उसको कवर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जो है एपीपेन जैसे जो है पेन आते हैं, जो पेशेंट को जैसे किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो एपीपेन करके एक मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो अपने साथ रखते हैं। अगर जैसे इसका अटैक होता है तो वो तुरंत जो है आईएम उसको जो है लगा लेते हैं बॉडी में अपनी, और फिर जो है उस टाइम पे जो है इनिशियल टाइम में जो है ट्रीटमेंट हो जाता है, और फिर उसके बाद में जो है डॉक्टर के साथ जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक, साइन और सिम्टम्स की बात करें तो वो क्या क्या होंगे? स्किन में हाइव्स देखने मिलेंगे, ईचिंग होगी, फ्लश्ड और पेल स्किन दिखेगी, लोकलाइज्ड एडिमा स्पेशली अराउंड आई और फेस के चेहरे पर एडिमा देखने मिलेगा। रेस्पिरेटरी में अगर बात करें तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, यानी जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। वीजिंग यानी सांस लेंगे तो जो है वीजिंग दिखाई देगी, सीटीसी जो है सुनाई देगी। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। स्वेलन टंग, लिप्स और थ्रोट में प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी जो एयरवे है और फूड पाइप जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है पेन होगा और पेशेंट को सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी होगी। कफिंग यानी खांसी होगी पेशेंट को। वाटरी आइज़ यानी पेशेंट की आंख से पानी आना, या स्टफ़ी नॉइज़ या नाक से पानी आना, इस तरह की जो है प्रॉब्लम देखने मिलेंगी। कार्डियक में बात करें तो हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया और फैंटिंग देखने मिलेगी। जीआई की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जीआईटी की बात करें तो वॉमिटिंग, नोज़िया, डायरिया और स्टमक पेन भी देखने मिल सकता है। इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन के बारे में समझें तो इसका कोई डायग्नोस्टिक फिक्स डायग्नोस्टिक एवेलुएशन नहीं है। इसको हम लुकिंग एंड साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पर जो है हम इसको जो है देख सकते हैं। लुकिंग एट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस, यानी इसके जो साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, उनको देख के ही हम जो आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस शॉक हुआ है। तो टेस्टिंग फॉर फूड एलर्जी, जिस फूड से एलर्जी है तो हम उसको थोड़ा सा खिला के देख सकते हैं कि भाई इस फूड से एलर्जी है, या फिर कोई ड्रग है तो उस ड्रग को हल्की सी सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर हल्की सी इंसर्ट करके, जैसे पेनिसिलिन है या कोई अदर ड्रग है, तो हम देने से पहले थोड़ी सी हम दे के उसको देख सकते हैं। जो उसकी थोड़ी सी मात्रा हम उसकी दे के देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें मतलब उसको टेस्ट करके ही हमको देनी है, टेस्ट करके ही हम उसका जो है एवेलुएशन कर सकते हैं। एंड इंसेक्ट बाइट, अगर इंसेक्ट्स किसी की बाइट की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसका जो इंसेक्ट का वेनम है या फिर हल्का सा इंसर्ट करके वो जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसका एवेलुएशन किया जाता है। डायरेक्ट कोई इसका एवेलुएशन नहीं है, यानी मान लीजिए एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो थोड़े सा अमाउंट हम उसका दे के देख सकते हैं, या कोई खाने की ड्रग है तो उसको हम थोड़ी सी खिला के देख सकते हैं, या फूड से एलर्जी है तो हम थोड़ा सा फूड खिला के देख सकते हैं कि हाँ भाई इससे एलर्जी है पेशेंट को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो जो जिस एलर्जन से उसको एलर्जी है उसको अवॉइड करना है, अवॉइड एलर्जन। मेंटेन ABC यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तीनों को मेंटेन करके रखना है, तीनों को देखना है। तो ओरल और नेजल एयरवे, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में भी नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंडोट्रैकियल
इंटूबेशन यानी ईटी डाल के भी पेशेंट को जो है वेंटिलेट करना है, और नहीं तो हम नेज़ल मास्क से या फिर नेज़ल प्रॉन्ग से ऑक्सीजन लगा के भी पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन बाय नॉन रीब्रीदर मास्क, यानी नॉन रीब्रीदर मास्क का यूज़ करना है, हाई फ्लो ऑक्सीजन कैनुला का यूज़ कर सकते हैं हम। तो एसिस ब्रीदिंग रेट को देखना है, डेप्थ एंड सिमेट्री ऑफ चेस्ट मूवमेंट, यानी पेशेंट की जो सांस लेने की गति है वो क्या है, और पेशेंट का चेस्ट जो है प्रॉपर अप एंड डाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी हमको देखते हुए चलना है, वो भी देखना है। एसिस पल्स, बीपी एंड सेंट्रल वेनस प्रेशर, अगर सीबीपी यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर देखना पॉसिबल है तो वो भी हम देख सकते हैं। इफ़ नो साइंस ऑफ पल्स और ब्रीदिंग सो स्टार्ट सीपीआर, अगर पेशेंट के अंदर पल्स नहीं है और ब्रीदिंग नहीं है तो हम इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट करेंगे और हम पेशेंट को सीपीआर देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो एपिनेफ्रिन फर्स्ट लाइन ड्रग है, कॉजेज बेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, यूज़ आईवी, आईएम और एससी, हम इसको यूज़ सबक्यूटेनियस भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्क्यूलर और सबक्यूटेनियस यूज़ कर सकते हैं। डाइफेन हाइड्रामाइन ये एंटी एलर्जिक है, इसको यूज़ करते हैं। नेबुलाइज्ड एल्ब्यूटेरॉल से जो है नेबुलाइज कर सकते हैं टू रिवर्स हिस्टामाइन इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, और स्टेरॉइड्स देंगे, आईवी फ्लूइड्स हम दे सकते हैं। यानी इसका जो ट्रीटमेंट है मोस्टली एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और जो है डाईहाइड्रामाइन यानी एंटी एलर्जिक, मतलब मोस्टली समझे तो एपिनेफ्रिन, स्टेरॉइड्स और एंटी एलर्जिक, इस तरह से जो है 3 ड्रग्स के साथ जो है मोस्टली हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इससे बचने के लिए जो जिस जिस प्रोडक्ट से, जिस मेडिसिन से, जिस फूड से पेशेंट को एलर्जी है उससे हमको उसको जो है बचा के रखना है। बस इस तरह से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।